हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कार्बन क्रेडिट और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कार्बन क्रेडिट का। तो कार्बन क्रेडिट एक ऐसे समझिए कि एक सर्टिफिकेट है जिसके माध्यम से कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, तो उसको क्या एक परमिट मिलता है, परमिशन मिलता है कि वो एक पर्टिकुलर मात्रा में क्या कर सकती है, कार्बन एमिट कर सकती है एनवायरनमेंट में, या फिर कोई और ग्रीन हाउस गैस वो एमिट कर सकती है। ठीक है, देखिए कार्बन हो या जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो क्या होता है, उनसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और अल्टीमेटली क्या होता है, वेदर चेंज होता है। तो ये वेदर चेंज को रोकने के लिए, कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ये क्या है, इनिशिएटिव चलाया गया है कार्बन क्रेडिट का। तो बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक, या कोई भी फैक्ट्री है, तो वो क्या करती है, कार्बन क्रेडिट खरीदती है। तो एक क्रेडिट अगर वो खरीदती है तो एक क्रेडिट में क्या होता है, 1 टन कार्बन वो क्या कर सकती है, एमिट कर सकती है। फैक्ट्री या कंपनी कोई भी प्रोसेस चलता है तो एमिशन तो होता ही है। तो अगर वो एक क्रेडिट खरीदती है मतलब वो क्या कर सकती है, 1 टन कार्बन एमिट कर सकती है एटमॉस्फेयर में। तो क्या होता है कि मान लीजिए वो 5 क्रेडिट खरीदती है, ठीक, 5 क्रेडिट खरीदती है मतलब वो 5 टन कार्बन क्या कर सकती है, एमिट कर सकती है। लेकिन उसका जो भी प्रोजेक्ट था उसमें सिर्फ क्या हुआ, 3 टन ही लगा, मतलब 3 क्रेडिट ही उसका खर्च हुआ। तो वो जो बाकी का 2 क्रेडिट उसके पास बचा है वो क्या कर सकती है, वो दूसरी कंपनी को सेल कर सकती है, बेच सकती है और उससे पैसा ले सकती है। तो यही कारण है कि जो गवर्नमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको लगता है कि कार्बन क्रेडिट से हमारा क्या हो सकता है, ग्रीन हाउस एमिशन रुक सकता है, क्लाइमेट चेंज को हम थोड़ा रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि एक तो देखिए, कार्बन क्रेडिट खरीदेंगी उसके हिसाब से लिमिटेड अमाउंट में क्या होगा, एमिशन होगा एटमॉस्फेयर में। उसके बाद जो एक इंसेंटिव की तरह मिल रहा है कि जो कंपनी खरीद रही है कार्बन क्रेडिट और उसका कम क्रेडिट में ही काम चल पा रहा है तो एक्स्ट्रा वाला वो किसी और को बेच दे रही है, तो उसको एक फ़ायदा पहुंच रहा है। तो इसी के कारण जो कंपनीज हैं वो कम से कम क्या करेंगी, एमिशन करेंगी। ठीक है, तो ये कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है। देखिए, कार्बन क्रेडिट ऑल्सो नोन एज कार्बन ऑफसेट आर परमिट्स। क्या होते हैं ये परमिट्स, मतलब परमिशन होते हैं दैट अलाउ द ओनर टू एमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेज। तो कार्बन क्रेडिट एज या फिर कार्बन ऑफसेट भी कहते हैं हम इसको। तो ये क्या होता है, सिर्फ परमिट होता है या परमिशन होता है जो किसी भी ऑनर को ये अलाउ करता है कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिट कर सकता है। ठीक है, तो 1 क्रेडिट परमिट्स द एमिशन ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इक्विवेलेंट टू अदर ग्रीन हाउस गैस। तो एक क्रेडिट का मतलब होता है 1 टन, मतलब एक क्रेडिट अगर वो खरीदता है तो उसको क्या होगा, वो 1 टन एटमोसफियर में CO2 या फिर कोई और ग्रीन हाउस गैस एमिट कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, it is a type of mechanism that allows individuals or organizations to earn credits for reducing their greenhouse gas emission। तो ये क्या है, जो अभी हमने बात की है कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका मालिक है, तो वो क्या कर सकता है, क्रेडिट अर्न कर सकता है। एक तो खुद खरीदेगा, जब उसका काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्रेडिट बचेगा तो वो क्या कर सकता है, बेच सकता है उसको। These credits can be bought, sold or traded and they represent a reduction in CO2 और other greenhouse gases। तो ये जो क्रेडिट्स होते हैं ये क्या किए जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं या फिर ट्रेड किए जा सकते हैं। ठीक, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिडक्शन इन CO2। ठीक, समझ रहे हैं CO2 में रिडक्शन कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसने 5 क्रेडिट खरीदा लेकिन 3 क्रेडिट में उसका काम हो गया, मतलब उसने 2 टन जो है CO2 एमिशन बचाए हैं। ठीक, वो वाला वो क्रेडिट किसी और को बेच देगा और उससे उसको पैसे भी मिल जाएंगे और CO2 जो बचेगा वो बचेगा ही, मतलब उसका एमिशन जो कम होगा वो होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि द एक्सचेंज ऑफ कार्बन क्रेडिट टिपिकली अकर्स थ्रू कार्बन मार्केट। ये सब कुछ जो एक्सचेंज होता है, खरीदना बेचना, ये सारा कुछ कहाँ होता है, कार्बन मार्केट में किया जाता है यह सब। इन दीज मार्केट्स buyers purchase carbon credit to offset their own carbon emission while sellers offers credit they have earned by reducing their own emission। तो इस मार्केट में वही चीज़ किया जाता है, जो बायर्स होते हैं वो अपना एमिशन कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट खरीदते हैं, और जो सेलर्स होते हैं वो जो उन्होंने
क्रेडिट बचाया हुआ है, अर्न किया हुआ है, वो उसको बेचते हैं। ठीक, तो ये कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो देखिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि जो भी एमिशंस की वजह से एटमॉस्फेयर में जो कार्बन जा रहा है, वहाँ से उस कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, कैप्चर करना, और फिर एटमॉस्फेयर से ही मतलब और भी जगह पे जहाँ पे भी कार्बन का एमिशन हो रहा है, ठीक है, और पर्टिकुलरली एटमॉस्फेयर, तो वहाँ से कार्बन को कैप्चर करना, मतलब वहाँ से कार्बन को लेना और उसको क्या करना, स्टोर करना। ठीक है, एक जगह पे आप कहीं स्टोर कीजिए, मतलब सिंपली इसका एम यही है कि आपको कार्बन का जो एमिशन हो रहा है उसको रोकना है, जो एमिशन हुआ है उसको कम करना है। ठीक, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है कि एटमॉस्फेयर में या फिर किसी दूसरे सोर्सेज से जहाँ से भी कार्बन का एमिशन हो रहा है, एमिशन हुआ है, वहाँ से उस कार्बन को कैप्चर करना और उसको किसी एक रिजर्वर में स्टोर करना। इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ हुआ, एक तो जहाँ पे मौजूद है एमिशन उसको क्या करना, कैप्चर करना और स्टोर करना, और दूसरा कि अगर कहीं से एमिशन हो रहा है तो उसको क्या करना, रोकना भी। ठीक है, एयर में जाने से, एटमॉस्फेयर में जाने से उस एमिशन को रोकना भी ये काम किसका है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का। ठीक, तो देखिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड from the atmosphere or other sources to prevent it from being released into the air। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर या फिर किसी और सोर्सेज से क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है किसी पर्टिकुलर कार्बन सिंक में या कार्बन रिजर्वायर में, ताकि वो एयर में जाके और एमिट ना हो और रिलीज ना हो। तो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी इन कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो क्लाइमेट चेंज है उसको कॉम्बैट करने में, उससे सामना करने में। ठीक, क्योंकि जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्लाइमेट चेंज होगा उससे, उसकी वजह से। ठीक, तो इसका मेनली एम जो है इसी का, ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट चेंज को रोकने का, कम करने का जो एक तरीका है वो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, जो भी एमिशन हो रहा है उसको रोकेंगे, जहाँ पे हुआ है उसको कैप्चर करेंगे, स्टोर करेंगे। तो ये क्लाइमेट चेंज में कॉम्बैट करने में भी हेल्पफुल होता है। अब ये जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, मतलब कार्बन को कैप्चर करना और स्टोर करने का जो प्रोसेस है वो नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल तरीके से भी होता है। नेचुरल तरीके से क्या क्या आएंगी इसमें, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, एक केमिकल फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में रख देते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो ये नेचुरल तरीका हुआ कार्बन को स्टोर करने का। वहीं आर्टिफिशियल तरीके में क्या होते हैं, आर्टिफिशियल तरीके में टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, अलग अलग इंडस्ट्री से, पावर प्लांट से, जहाँ से भी कार्बन एमिट हो रहा है वहाँ से उनको क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है और उनको स्टोर किया जाता है अंडरग्राउंड या फिर किसी भी रिजर्वायर में। ठीक है, सुटेबल रिजर्वायर में स्टोर किया जाता है। ठीक, तो इसके और मेथड्स हम देखेंगे, यहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में बताया गया है। ठीक, तो देखिए नेचुरल मेथड्स इंक्लूड द एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो नेचुरल मेथड में क्या आता है, प्लांट्स के द्वारा CO2 का एब्जॉर्बेशन और फोटोसिंथेसिस के द्वारा, मतलब उससे वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। एंड द स्टोरेज ऑफ कार्बन इन फॉरेस्ट, सॉइल एंड ओशन, और फॉरेस्ट में, ओशंस में, सॉइल्स में कार्बन का स्टोरेज। ठीक, उसके बाद आर्टिफिशियल मेथड्स में क्या आती है, इन्वॉल्व टेक्नोलॉजीज दैट कैप्चर CO2 एमिशंस फ्रॉम पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड स्टोर देम अंडरग्राउंड इन अदर रिजर्वायर। अब बात करते हैं ये जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है कितने टाइप का होता है, तो ब्रॉडली मेजरली 3 टाइप का है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। टेरेस्ट्रियल, जियोलॉजिकल और ओशियनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो जैसा कि नाम से पता है टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, तो टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो हमारे पास मौजूद है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, वेटलैंड हो गया, यहाँ पर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कार्बन को कैप्चर करना और स्टोर करना,
इसको हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, आप एफॉरेस्टेशन कीजिए, रीफॉरेस्टेशन कीजिए, तो जितना पेड़ पौधे होंगे वो क्या करेंगे, उतनी ज़्यादा मात्रा में कार्बन को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे और उनको स्टोर करेंगे। तो ये नेचुरल तरीका है और ये किसके अंदर आता है, टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मौजूद है कॉम्पोनेंट्स, उसका यूज़ करते हैं कार्बन को कैप्चर और स्टोर करने के लिए। एक देखिए, इट रिफर्स टू द storage of carbon in terrestrial ecosystem such as forest, grassland and wetland। तो इन सारी जगहों पे जब हम स्टोर करते हैं, कैप्चर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो क्या होता है, टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है। These ecosystem have the ability to absorb carbon dioxide from the atmosphere through photosynthesis and store it in vegetation, soil and organic matter। तो ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, कैप्चर करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और उसको स्टोर कर लेते हैं वेजिटेशन के फॉर्म में, सॉयल में, ऑर्गेनिक मैटर में उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक, देखिए जब तक प्लांट लिविंग है वो क्या करेगा, जो भी फॉरेस्ट में प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, वो जब तक लिविंग है तो वो CO2 को कैप्चर करता रहेगा एटमॉस्फेयर से और फोटोसिंथेसिस करता रहेगा, तो वो स्टोर करेगा ऐसे। उसके बाद सॉयल और ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में क्या करेगा कि जब वो प्लांट डेड हो जाएगा, तो जब वो डेड होके डिकम्पोज होगा, ब्रोक डाउन होगा, तो सॉयल में और ऑर्गेनिक मैटर में फिर क्या कर देगा, उस कार्बन को ऐड कर देगा। ठीक, तो ये टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में ये काम होता है। ठीक, अब वहीं दूसरा क्या होता है, जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो जियोलॉजिकल मतलब अर्थ से रिलेटेड चीज़ है। जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या किया जाता है ना, कि डीप अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस है, जैसे कि ऑयल और गैस रिजर्वायर हो गए, सलाइन एक्विफर्स हो गए और अनमाइनेबल कोल सीम्स हैं, जो अनमाइनेबल कोल्स जहाँ पे निकाला जाता है, माइन है, जिनको माइन अनमाइनेबल है, मतलब वहाँ पे माइनिंग नहीं की जा रही है, तो ऐसी जगहों पे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है जब कार्बन को, तो वो क्या होता है, जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन्वॉल्व स्टोरिंग CO2 डीप अंडरग्राउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या, डीप अंडरग्राउंड जो है जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस है, जैसे कि ऑयल और गैस रिजर्वर, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचुरल गैस मौजूद होती है। डीप सलाइन एक्विफर्स हो गए, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे सॉल्टी वाटर होता है, ये एक्विफर्स में, और अनमाइनेबल कोल सीम पे, मतलब जहाँ पे माइनिंग नहीं की जा सकती है, ऐसे जगहों पे स्टोर किया जाता है कार्बन को। तो ये जो मेथड है कार्बन स्टोरेज का, जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इज कंसीडर्ड द मोस्ट वायबल ऑप्शन फॉर लार्ज स्केल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इसको लार्ज स्केल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए बहुत ही वायबल, बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है। और ये जो प्रोसेस है जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का, इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। तो सबसे पहले क्या होता है, CO2 जो भी होता है उसको कैप्चर किया जाता है इंडस्ट्रियल सोर्सेज से या फिर पावर प्लांट से, यहाँ से जो भी CO2 एमिट होता है उसको कैप्चर किया जाता है। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, पाइपलाइंस की मदद से या फिर शिप्स की मदद से सूटेबल स्टोरेज साइट पे उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक, उसके बाद जो CO2 होती है उसको जो भी अंडरग्राउंड फॉर्मेशन है, जैसे कि ये ऑयल या गैस रिजर्वर, सलाइन एक्वीफर या फिर कोल सीम्स, वहाँ पे उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक, सबसे पहले कैप्चर किया जाएगा, उसके बाद पाइपलाइंस के माध्यम से, शिप्स के माध्यम से उनको क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो भी वो स्ट्रक्चर है डीप अंडरग्राउंड फॉर्मेशन, वहाँ पे उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है CO2 को। ठीक, तो वन स्टोर अंडरग्राउंड द CO2 इज ट्रैप्ड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द एटमॉस्फेयर। एक बार जब वो अंडरग्राउंड ट्रैप हो जाते हैं तो क्या होता है, CO2 अब बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं आ सकती है और वहाँ पे स्टोर रहेगी। ठीक, और over time the CO2 can become mineralized or dissolved in the geological storage providing long term storage। और धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा, वो जो CO2 अंडरग्राउंड स्टोर्ड है वो क्या हो जाती है, या तो मिनरलाइज हो जाएगी या फिर जियोलॉजिकल जो भी वो फॉर्मेशन है, जगह है, वहाँ पे वो डिजोल्व हो जाएगी। ठीक, और इस तरीके से लॉन्ग टर्म स्टोरेज उसका होता रहेगा, बहुत सालों तक वो वहाँ पे मौजूद रहेगी। तो ये दूसरा हो गया हमारा जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तीसरा जो है वो है ओशियनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो ओशियनिक में क्या है, ओशियन, तो जब ओशंस का यूज़ किया जाता है
कार्बन को स्टोर करने के लिए जब ओशन को एज अ कार्बन सिंक यूज़ किया जाता है तो उसे हम ओशियनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। होता क्या है इसमें कि एक तरीका है ओशन फर्टिलाइजेशन। इसका यूज़ किया जाता है कार्बन को कैप्चर करवाने के लिए। ओशन ओशन फर्टिलाइजेशन में क्या किया जाता है कि ओशन में आयरन या फिर कोई अदर न्यूट्रिएंट को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, उससे होता क्या है कि ओशन में फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। अब ये जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अभी जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो एटमॉस्फेयर से कार्बन को कैप्चर करेंगे। ठीक, तो एटमॉस्फेयर को कैप्चर करते हैं, फिर उनको स्टोर कर लेते हैं। और जब ये फाइटोप्लैंक्टन डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो सी बॉटम में जाके सेटल हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, कार्बन वहाँ पे सी बॉटम में स्टोर्ड रहती है। ठीक है, तो ये ओशन फर्टिलाइजेशन होता है, ये वाला मेथड। तो ओशन फर्टिलाइजेशन का यूज़ किया जाता है ओशियनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एक और मेथड होता है, डायरेक्ट इंजेक्ट करवाया जाता है CO2 को ओशन में। ठीक है, और वहाँ पे वो गैस हाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर्ड रहती है। तो ओशन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में ये काम होता है, मतलब ओशन को यूज़ में लाया जाता है कार्बन कैप्चरिंग के लिए और स्टोरेज के लिए। एक कार्बन फर्टिलाइजेशन इसका मेथड है, सॉरी ओशन फर्टिलाइजेशन इसका मेथड है, और दूसरा डायरेक्ट इंजेक्ट करवाया जाता है। लेकिन क्या है ना, ये जो मेथड है ओशन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का, इसका डिमेरिट ये है कि ओशन एसिडिफिकेशन होने लगता है, वो ओशन का पानी वो एसिडिक होने लगता है। ठीक, तो मरीन जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हार्मफुल है। तो ये उतना अच्छा मेथड नहीं है, लेकिन तभी भी ये नेचुरल सिंक की तरह काम करता है और कार्बन को स्टोर करता है। तो ये हमारे पास 3 टाइप है, मेजर टाइप है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के, जिनके माध्यम से कार्बन को एटमॉस्फेयर से कैप्चर किया जाता है और स्टोर किया जाता है। अब 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 बात करते हैं मेथड ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की। तो देखिए किन किन तरीकों से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है। तो अभी जो हमने देखा वो भी एक तरीका ही कह सकते हैं, लेकिन वो जैसे एक टाइप है। ठीक, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, जितना भी टेरेस्ट्रियल जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं कंपोनेंट्स को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, वो सारी चीज़ें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में आ जाएंगी। अब टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम किन किन तरीकों से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, वो हो जाएगा मेथड। तो मेथड की बात करते हैं, तो सबसे पहला है एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन बेसिकली क्या करेंगे, हम जितना ज़्यादा प्लांट लगाएंगे, फॉरेस्ट लगाएंगे। और रिफॉरेस्टेशन मतलब कोई अगर फॉरेस्ट एरिया डैमेज हो चुका है फॉरेस्ट फायर की वजह से या फिर किसी भी दिक्कत की वजह से, तो हम फिर उस फॉरेस्ट एरिया को फिर से रिस्टोर करेंगे, तो वो रिफॉरेस्टेशन हो गया। तो एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा मात्रा में CO2 को कैप्चर करेगा और स्टोर करेगा। ठीक, तो ये एक तरीका होता है हमारे पास। उसके बाद दूसरा होता है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो एक तरह से हम कहें तो ये जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है उसी का दूसरा नाम है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, क्योंकि हम इसमें यही तो कर रहे हैं। तो कार्बन कैप्चर और स्टोरेज में क्या किया जाता है, ये तो एक हमारा नेचुरल मेथड हो गया। ठीक है, नेचुरल मेथड मतलब बस तरीका है, क्योंकि हम उसको, अब हम पेड़ लगाना चाहते हैं तो हम खुद ही जाके लगाएंगे। दूसरा क्या है, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज में यहाँ पे जो भी फैक्ट्री से, पावर प्लांट से, जहाँ से भी कार्बन एमिशन होता है, वहाँ से क्या किया जाता है, उनको कैप्चर किया जाता है और उसके बाद डीप अंडरग्राउंड रिजर्वर्स में उनको स्टोर कर दिया जाता है। तीसरा है बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो ये जो तरीका है ना, यहाँ पे बायो एनर्जी का प्रोडक्शन भी किया जाता है, एनर्जी का प्रोडक्शन भी किया जाता है, उसी के साथ साथ क्या कर दिया जाता है, कार्बन को कैप्चर और स्टोर कर दिया जाता है। इस मेथड में क्या किया जाता है ना, बायोमास का यूज़ किया जाता है। जैसे कि क्रॉप्स हो गए, वुड हो गए, तो इनको जब जलाया जाएगा तो क्या होगी, एनर्जी निकलेगा, तो बायो एनर्जी होगी। तो उस एनर्जी को यूज़ में लिया जाएगा और उसको जलाने से जो CO2 रिलीज होगी, उस CO2 को क्या कर लिया जाएगा, कैप्चर कर लिया जाएगा और फिर स्टोर कर लिया जाएगा। तो ये बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज मेथड होता है, मतलब हमें एनर्जी भी मिल रही है और एनर्जी के साथ साथ हम उसको एमिशन को भी रोक रहे हैं, हम वहाँ से कैप्चर करके उसको स्टोर कर देते हैं। ठीक, तो this method involves using biomass such as crops or wood for energy production। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, while capturing and storing the resulting CO2 emission। और साथ साथ जो एमिशन होता है उसको हम कैप्चर भी कर लेते हैं और स्टोर भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है इनहेंस्ड वेदरिंग।
तो इनहेंस वेदरिंग में क्या होता है कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड मिनरल लाइक ओलिविन ओवर लैंड टू एक्सेलरेट नेचुरल प्रोसेसेस दैट एब्सॉर्ब कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो उस पर क्या किया जाता है कि लैंड पे, जमीन पे कुछ मिनरल्स हैं जैसे कि ओलिविन, उसको स्प्रेड कर दिया जाता है। और ये ओलिविन करते क्या है कि ये जो नेचुरल प्रोसेस है कि एटमॉस्फेयर से CO2 को कैप्चर करने का, वो बढ़ जाता है, वो इनहेंस हो जाता है। इसीलिए इसका क्या नाम है, इनहेंस्ड वेदरिंग है। उसके बाद है ओशन फर्टिलाइजेशन। तो ओशन फर्टिलाइजेशन अभी हमने ओशन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में देखा कि इसमें क्या किया जाता है कि न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दिया जाता है ओशन में, और उससे क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। वो क्या करेंगे, CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जब वो डाई कर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, तो वो बॉटम पे, ओशन बॉटम पे जाके वो क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट तरीका है कोस्टल एंड मैरीन सिक्वेस्ट्रेशन। तो यहाँ पे कोस्टल वेटलैंड्स हो गए, मैंग्रोव्स हो गए, सी ग्रासेस हो गए, इनके पास क्या होती है, हाई कार्बन स्टोरेज पोटेंशियल होती है, ये हाई कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी होती है इनके पास। तो इनको प्रोटेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को इनहेंस कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के। तो टाइप्स देख लिया, मेथड्स देख लिया अब हमने। अब हम इम्पोर्टेंस देखते हैं कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंट क्या है, सिग्निफिकेंस इसका क्या है। तो पहला ये है कि रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। हम इसीलिए तो कर ही रहे हैं इसको कि जो भी एमिशन हो रहा है उसको स्टोर कर रहे हैं, कैप्चर करें। तो इससे क्या होता है कि जो एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर ग्रीन हाउस गैसेस का एटमॉस्फेयर में, वो क्या हो सके, कम हो सके। दूसरा है स्लोज डाउन ग्लोबल वार्मिंग। तो जब आप CO2 को एमिशन को कम करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का मेन रीज़न है एमिशन CO2 का। ठीक। तो जब आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम करते हैं तो उसकी मदद से क्या होता है, जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है वो कम होता है, और अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर भी ठीक रहता है। नेक्स्ट है प्रिजर्व नेचुरल हैबिटाट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो नेचुरल हैबिटाट और बायोडाइवर्सिटी कैसे रिस्टोर रहती है और कंजर्व रहती है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की मदद से। देखिए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, एफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं, रिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं, ज़्यादा प्लांट लगा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, कार्बन जो एमिशन है उसको हम कैप्चर और स्टोर कर सकें। तो जब आप और ज़्यादा जंगल लगाएंगे, जंगलों को रीस्टोर करेंगे, तो जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी जानवर है, प्लांट या एनिमल स्पीशीज़ है, उनका जो हैबिटाट है उनको वापस मिलेगा, नया हैबिटाट भी मिलेगा। तो और ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो भी है वो कंजर्व रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी। ठीक। तो ये इसमें भी मदद कर देता है हमारा। उसके बाद है इम्प्रूव्स एयर क्वालिटी। अब आप CO2 को और हार्मफुल गैसेस को क्या करेंगे, और एटमॉस्फेयर से हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो एयर क्वालिटी बढ़िया होगी। तो ये एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद है बूस्ट सॉइल हेल्थ। तो बूस्ट सॉइल हेल्थ में कैसे क्या होता है कि बायोलॉजिकल स्टोरेज मेथड्स सच एज इंक्रीजिंग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कैन लीड टू हेल्थियर सॉइल दैट आर मोर रेसिस्टेंट टू इरोजन एंड ड्रॉट। बायोलॉजिकल स्टोरेज जो मेथड्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, CO2 को स्टोर करते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, सॉइल की ऑर्गेनिक कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर जो उसमें मौजूद है उसको बढ़ाया जाता है। इससे क्या होगी, सॉइल में जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा तो सॉइल की हेल्थ उतनी बढ़िया रहेगी। तो ये क्या होगा, सॉइल की हेल्थ को भी बूस्ट करता है, बढ़ाता है। उसके बाद है प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो जो भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट होते हैं वो क्या करेंगे, नए नए जॉब्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, लोकल कम्युनिटीज़ को क्या करते हैं, रूरल एरिया में और हेल्प करते हैं। मान लीजिए कि एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम ही चलाया जा रहा है, तो मान लीजिए कोई NGO चला रही है या फिर गवर्नमेंट ही चला रही है, तो लोगों को अप्लाई करेगी कि आप एम्प्लॉय करेगी कि आप लोग जाइए एफॉरेस्टेशन करिए। ठीक। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट वगैरह में जब CO2 को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग माइंस में या फिर जो भी रिजर्वर्स है वहाँ पे डाला जाता है, तो जो भी वर्कर्स हैं उनको भी क्या मिलता है, एक जॉब मिल जाती है। तो क्या होता है, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है। उसके बाद रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल्स पे क्या होता है, जब हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, ठीक, तो जो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी है वो भी क्या होती है, अ, कम होती है, और एक क्लीनर एनर्जी फ्यूचर की तरफ हम बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीजेस फूड सिक्योरिटी। तो जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक,
हाँ, तो जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं जिनकी मदद से क्या होता है कार्बन एमिशन कम होता है, तो उससे क्या होता है जब एमिशन कम होगा, एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया से होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, यील्ड ज़्यादा होगा, तो फूड सिक्योरिटी भी अपने आप बढ़ जाएगी। उसके बाद है प्रोटेक्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज़। तो मान लीजिए ऐसी कोई कम्युनिटी है, तो उसमें मानना क्या है बहुत लोग ओवरऑल पूरी दुनिया में जो ज़्यादा क्या है वल्नरेबल है, मतलब ज़्यादा खतरा है उनको किसी भी तरह का CO2 एमिशन होने की वजह से डिजीज़ का या किसी तरह की और दिक्कत का। तो अगर हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होगा CO2 का जब एमिशन कम होगा तो जो उसका इफ़ेक्ट है वो भी कम होगा, जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होने वाले हैं उससे। तो स्पेशली जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनको क्या मिलेगी प्रोटेक्शन मिलेगी और उनका भी हेल्थ जो है वो बढ़िया हो सकता है होगा। तो ये सारी क्या है कुछ एडवांटेजेस इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस आप कह सकते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के। अब बात करते हैं चैलेंजेस लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की। इसको करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं या फिर लिमिटेशन क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके। तो देखिए सबसे पहला तो कॉस्ट है। कॉस्ट में क्या है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या है वो महंगे होते हैं, ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है टेक्नोलॉजी में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, लेबर में भी। तो हर चीज़ को पैसा भाई ज़्यादा लगेगा, तो कॉस्ट एक इसका लिमिटेशन है। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन। तो आपको मॉनिटर करते रहना है, रेगुलेट करते रहना है चीज़ें कि जहाँ पे मान लीजिए कार्बन को स्टोर किया जा रहा है, तो वो ठीक से स्टोर है, तो कोई लीक वगैरह तो नहीं हुआ कि पता चला स्टोर करके रखा गया है, कोई लीकेज हो गई या फिर कुछ ऐसा हुआ कि उतना मात्रा में पूरा एटमॉस्फेयर में चला गया। तो जो भी चीज़ बेनिफिट के लिए हुई थी वो हार्म कर जाएगी। तो एक टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन करते रहना है। तो अब आपको चीज़ ये देखना पड़ेगा, तो ये भी एक चैलेंज है इसका इसका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का। तो इट इज़ क्रूशियल टू एक्यूरेटली मेजर एंड मॉनिटर द अमाउंट ऑफ कार्बन बीइंग स्टोर्ड टू एंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस एज अ क्लाइमेट मिटिगेशन स्टेट। और क्या करना है कितने अमाउंट में कार्बन को स्टोर किया गया है ये भी क्या करना है मॉनिटर करके रखना है कि आपने कितना एमिशन को कम किया है, कितना स्टोर किया हुआ है, ताकि जो कार्बन क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी स्ट्रेटजी बनाई गई है तो हम उसको भी एनालिसिस कर सके कि हाँ हम कहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो कुछ जो जैसा हमने कहा कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मेथड है जैसे ओशियन वाला, तो उससे क्या होता है कि कुछ अनवांटेड हमें इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओशियन एसिडिफिकेशन हो जाता है और जो मरीन इकोसिस्टम है उन पे भी कोई हार्मफुल इम्पैक्ट होता है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो इसमें क्या है कि द लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज स्टिल अनसर्टन एंड देयर आर कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल लीक्स और रिलीज ऑफ स्टोर्ड कार्बन इन द फ्यूचर। तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज पे भी अभी क्या है अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है कि जो चीज़ स्टोर करके रखी गई है तो वो हाँ स्टोर्ड रहेगी, रिलीज नहीं होगी, लीक नहीं होगा। तो ये सारा भी क्या है एक चैलेंज है, एक लिमिटेशन है इसका। उसके बाद है पब्लिक एक्सेप्टेंस। तो पब्लिक एक्सेप्टेंस में क्या है द कंसेप्ट ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अंडरग्राउंड और इन ओशन मे बी मेट विद skepticism एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम द पब्लिक। तो जो ये कॉन्सेप्ट है कि आप एक कितने अमाउंट का कार्बन स्टोर करके रखते हैं, तो ये जो जनरल पब्लिक है तो वो उसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, उनके बीच में भी क्या है एक संशय, सेप्टिसिज्म का मतलब होता है संशय, किसी की बात पे डाउट होना। तो वो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसके मन में भी डर हो सकता है कि आपने स्टोर किया हुआ वो लीक कर जाए तो ये सारी जो बातें हैं पब्लिक एक्सेप्टेंस भी क्या है एक इसका चैलेंज है कि लोग इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो ये सारी कुछ लिमिटेशन कुछ चैलेंजेस है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक हुआ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।